इस सभा में उपस्थित रायगढ़ नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, आज इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने का, संवाद करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले हमारे पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के रायगढ़ जिले के सभी पदाधिकारियों का, सभी योग शिक्षकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह व्यवस्था बनाई और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला। हमारे भारत स्वाभिमान के और पतंजलि योग समिति के यहाँ पर पिछले 3 दिनों से आवासीय शिविर का आयोजन हुआ है, ऐसा मुझे अभी पता चला। पिछले 24 नवंबर से और आज 26 नवंबर तक यह प्रशिक्षण शिविर यहाँ आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर के सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारे जो प्रशिक्षक आए इस कार्य में, भाई श्री रविंद्र जी जो हमारे सह प्रांत प्रभारी हैं, बहन सुश्री जया मिश्रा जो हमारी महिला प्रांत प्रभारी हैं, योग शिक्षक श्री अंबिका शुक्ल जी, योग शिक्षक श्री रामेश्वर पांडे जी और हमारे रायपुर के जिलाध्यक्ष श्री राकेश दुबे जी। उन्होंने लगातार 3 दिन तक यहाँ योग और प्राणायाम सिखाया और इसमें गांव के भी बालक बालिकाओं ने भाग लिया। हमारी बहन भूमि सुता विद्यालंकार जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस शिविर को आयोजन करने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। मैं आप सभी से भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान, एक आंदोलन शुरू किया है। 5 जनवरी 2009 से ये अभियान शुरू हुआ हरिद्वार से और अब भारत देश के करीब 600 जिलों तक यह आंदोलन पहुंच गया। इस आंदोलन में लगभग 2,50,000 योग शिक्षक संपूर्ण निस्वार्थ भाव से काम में लगे हुए हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 2 वर्षों में 11 लाख योग शिक्षक और इसमें जुड़ने वाले हैं और 2 वर्षों के बाद करीब 13,50,000 योग शिक्षक इस आंदोलन में, इस अभियान में आ जाएंगे और तब हमारी ऐसी भावना है कि हम भारत के गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न होगा कि ये अभियान जो भारत के गांव-गांव तक हम पहुंचाना चाहते हैं, भारत स्वाभिमान, इसका उद्देश्य क्या है? इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना और दूसरा उद्देश्य है भारत की जो गंभीर व्यवस्थागत समस्याएं हैं उनका समाधान करना। हमारे देश में आजादी के 64 वर्षों के बाद बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। एक सबसे बड़ी समस्या हम मानते हैं वो है गरीबी, दूसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी, तीसरी बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई, चौथी बहुत बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और एक बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद, नक्सलवाद। एक और बड़ी समस्या है भारत के लोगों पर होने वाला अन्याय और अत्याचार। ऐसी कई समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि उनका भारत के नागरिकों के साथ मिलकर कोई समाधान करें। तो एक तरफ भारत की समस्याओं को हल करना है और दूसरी तरफ भारत देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है।
इन्हीं दो कार्यों को पूरा करने के लिए यह भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू हुआ है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि भारत के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने का क्या रास्ता? इसके लिए हम हर भारतवासी को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद, इन 3 माध्यमों से स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। योग और प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से हर भारतवासी को हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ बन जाए, उसका हर बीमारी ठीक हो जाए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से ही हर व्यक्ति को स्वस्थ क्यों बनाए? इसका उत्तर यह है कि योग, प्राणायाम और आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो भारतवासियों के लिए बहुत अनुकूल है और भारतवासियों की बीमारियों का समाधान कर सकती है। हमारे भारत में 2 तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं। एक तो विदेशी चिकित्सा पद्धति है जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, अंग्रेजी चिकित्सा कहते हैं, और दूसरी ये हमारी स्वदेशी चिकित्सा है जिसको हम आयुर्वेद और इसका सहयोगी योग, प्राणायाम। इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों का हम पिछले आजादी के 64 वर्षों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि कौन सी चिकित्सा पद्धति ज्यादा उपयुक्त है। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ति के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ति का इलाज किया जाता है तो जो दवाएं खिलाई जाती हैं उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं, जिनको हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी इलाज का संपूर्ण समाधान नहीं होता। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो जड़ से ठीक हो जाए। और एलोपैथी चिकित्सा में आजकल डायग्नोस्टिक टेस्ट का इतना बड़ा बोलबाला हो गया है कि गरीब आदमी के लिए अब ये संभव नहीं रह गया। हमारे भारत में एलोपैथी चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 64 वर्षों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन ये चिकित्सा किसी भी व्यक्ति का, एक भी भारतवासी का संपूर्ण निरोगी बनाने में समर्थ नहीं हो पाई है। हमारे भारत देश में एलोपैथी चिकित्सा के काम में लगे हुए 18 लाख डॉक्टर्स हैं, 36,000 हॉस्पिटल्स हैं, 2 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं और करीब 84,000 दवाएं इस देश में बेची जाती हैं। और इन 84,000 दवाओं को बनाने वाली करीब 23,000 कंपनियां हैं और लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा है। फिर भी भारत से किसी भी एक बीमारी को ये एलोपैथी चिकित्सा ठीक नहीं कर पा रही। हमारे देश में गंभीर बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम जब आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो भारत में 5 करोड़ लोग बीमार थे। उस समय हमारे देश की सरकार का ये कहना था कि ये 5 करोड़ लोग इसलिए बीमार हैं कि भारत में डॉक्टर्स कम हैं, दवाएं कम हैं, हॉस्पिटल्स कम हैं, सरकार का बजट बहुत कम है। जब आजादी आई थी तो मुश्किल से चिकित्सा का बजट हमारा 70 करोड़ रुपए के आसपास था। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि जैसे जैसे ये एलोपैथी चिकित्सा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, भारत में बीमारियां और बीमार दोनों लोग कम होते जाएंगे। हमारी सरकारों ने पिछले 64 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए अब तक खर्च किए एलोपैथी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में। इस 10 लाख करोड़ रुपए के खर्चे में भारत में 36,000 हॉस्पिटल्स बने हैं, 18 लाख डॉक्टर्स तैयार हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2 लाख से ज्यादा बने हैं और इनमें जो नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो बहुत सारा है जो सेवाएं दे रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत जब आजाद हुआ था तब 5 करोड़ लोग बीमार थे। अब आजादी के 64 साल बाद इस देश में 100 करोड़ लोग बीमार हैं।
हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। उनका कहना है कि भारत में 120 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग बीमार हैं। और सरकार के इसके आंकड़े हैं, जैसे 5 करोड़ 70 लाख लोगों को भारत में डायबिटीज है, 4 करोड़ 80 लाख लोगों को हृदय रोग है, 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के भिन्न भिन्न रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस है, 17 करोड़ भारतवासियों को गठिया का रोग है, संधिवात है, और 20 करोड़ भारतवासियों को हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, 27 करोड़ भारतवासियों को चिकनगुनिया, वायरल फीवर, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, ब्रेन मलेरिया, टाइफाइड, साइनोसाइटिस, साइनस, ऐसे भिन्न भिन्न रोग। और सबसे खराब बात है कि भारत की लगभग 70% आबादी को एनीमिया का रोग है, खून की कमी, रक्त की कमी। एनीमिया का जो रोग है वो हमारी माताओं को ज्यादा है, हमारी बहनों को ज्यादा है। हमारे देश में कुल 60 करोड़ माताएं और बहनें हैं, इनमें से 40 करोड़ माताओं और बहनों को खून की कमी है, शरीर में रक्त की कमी। तो इतना बुरा हाल पूरे देश का है। और ये हाल आजादी के 64 वर्षों में है, जबकि सरकार ने पिछले 64 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया है चिकित्सा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। तब इतना बुरा हाल देश का है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर सरकार ने इतना सारा पैसा खर्च किया है चिकित्सा और स्वास्थ्य पर पिछले 64 वर्षों में, तो बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही? हर साल नई नई बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? तो इसका उत्तर है कि हमारे देश की सरकार ने ये जो पैसा खर्च किया 10 लाख करोड़, ये सारा का सारा पैसा एलोपैथी और विदेशी चिकित्सा पद्धति पर खर्च किया। और एलोपैथी चिकित्सा में सबसे ज्यादा सरकार ने दवाओं का उत्पादन बढ़ाया इस देश में। आजादी मिलने के समय में इस देश में 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 दवाएं बन रही हैं। एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफेन, बूटाजोन, क्विलोक्विनोल, रेनिटिडीन, डाइक्लोफेनेक, ऐसी 84,000 दवाएं बन रही हैं। पहले सिर्फ 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 बन रही हैं। और समस्या इन दवाओं से शुरू होती है। क्या कि ये जो दवाएं बन रही हैं हमारे देश में और हमें खिलाई जा रही हैं, ये दवाएं हमें और ज्यादा बीमार बना रही हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इन सभी दवाओं के शरीर पर भयंकर नुकसान हो रहे हैं। इन दवाओं के हमारे शरीर पर सैकड़ों तरह के नुकसान हो रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम से बताऊं। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, एस्प्रो, इकोस्प्रिन, ऐसी हजारों दवाएं हैं जिनको भारत में एनाल्जेसिक मेडिसिन कहा जाता है। एनाल्जेसिक मेडिसिन के बारे में समझने के लिए आप समझिए दर्द निवारक दवाएं जो दर्द को थोड़ा कम करती है। एस्पिरिन आपके दर्द को कम करती है, डिस्पिरिन दर्द को कम करती है, और इस तरह की हजारों दवाएं हैं। ये सारी दवाएं जो हम दर्द निवारक या दर्द को कम करने के लिए खाते हैं, ये सब हमारी किडनी को खराब करती है, हमारी गुर्दों को खराब करती है। अगर आप लगातार इन दवाओं को खा रहे हैं तो आपके दोनों गुर्दे बेकार हो जाएंगे, ये पक्की बात है। इन दवाओं के कारण हमारे देश के लाखों लोग दुखी हैं। पहले उन्होंने ये दवाएं खाई दर्द मिटाने के लिए, अब इन दवाओं ने उनके गुर्दों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। समस्या अब ये है कि गुर्दे खराब हो जाएं तो उनका इलाज नहीं है एलोपैथी। एकमात्र इलाज है और वो है कि नए गुर्दे लगाओ। और नया गुर्दा लगाना किसी गरीब के बस में नहीं है, क्योंकि 3.5 लाख रुपए में एक नया गुर्दा लगता है, 7 लाख में 2 नए गुर्दे लगते हैं।
गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और एक दूसरा इलाज है, वो है डायलिसिस। और डायलिसिस के इलाज में इतनी पीड़ा और इतना दर्द होता है कि कोई भी आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि जब किसी मरीज को डायलिसिस पे हम ले जाते हैं तो वो एक ही बात बार बार दोहराता है कि मुझे मार डालो, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि डायलिसिस की क्रिया में क्या होता है कि सारे शरीर का खून निकाला जाता है और उसे साफ करके मशीन के माध्यम से वापस शरीर में डाला जाता है। तो शरीर से खून को निचोड़ना और वापस उस शरीर को डालना, ये बहुत ही पीड़ादायक काम है। और इसलिए ज्यादा मरीज डायलिसिस को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो दर्द से ही मर जाते हैं। अब गुर्दे खराब हो जाएं, ऐसी हजारों दवाएं हम खा रहे हैं और लाखों लोग इस बीमारी से परेशान हैं। आपको मैं एक जानकारी दूं कि जो एनाल्जेसिक दवाएं हम खाते हैं, एस्पिरिन, डिस्पिरिन जैसी, ये दवाएं दुनिया के कई देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं। अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, ब्रिटेन में, बेल्जियम में, ऐसे दुनिया के सैकड़ों देशों में जो दवाएं 50 साल पहले, जो दवाएं 20 साल पहले बंद हो गई, वो हमारे यहाँ अभी भी बिक रही हैं और हमें खिलाई जा रही है। एस्पिरिन ऐसी ही दवा है, एस्पिरिन ऐसी ही दवा है, नोवाल्जिन ऐसी ही दवा है, एनाल्जिन ऐसी ही दवा है, सेरिडोन ऐसी ही दवा है, एस्प्रो ऐसी ही दवा है, बुकाल्जिन ऐसी ही दवा है। ये सब दवाएं दुनिया के कई देशों में 20 साल पहले बंद हो गई, कई देशों में 50 साल पहले बंद हो गई। और इनके बंद करने का कारण एकमात्र कि ये गुर्दों को खराब करती है, किडनी को डैमेज करती है। इसलिए कई देशों ने इन पर पाबंदी लगाई है, लेकिन भारत में ये दवाएं सबसे ज्यादा बिक रही हैं और हम इन्हीं दवाओं के कारण और ज्यादा तकलीफ पा रहे हैं। और एक उदाहरण बताऊं, हम लोग कई बार ऐसी दवाएं खाते हैं जो हमें बुखार कम करने के लिए दी जाती है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन, जैसे पैरासीटामोल, जैसे गोगेरॉन, जैसे निमोसुलाइड, जैसे निमोलाइड, ऐसी सैकड़ों दवाएं हम खाते हैं बुखार कम करने के लिए। ये सारी दवाएं लीवर को खराब करती हैं और गुर्दों को भी खराब करती हैं। इनके दुष्परिणाम लीवर पे भी। इसी तरह से हम बहुत सारी दवाएं खाते हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन जिनको कहा जाता है। जब दस्त हो जाते हैं, पेचिश हो जाती है, डिसेंट्री हो जाती है, तो अक्सर हमको एक दवा खिलाई जाती है मैक्साफॉर, मेंट्रोबायोफॉर। और इन दोनों दवाओं से अगर हमारे दस्त ठीक नहीं हुए तो फिर और एक स्ट्रॉन्ग दवा खिलाई जाती है, क्विलोकिनॉल। और ये सारी की सारी दवाएं, मैक्साफॉर, मेंट्रोबायोफॉर, क्विलोकिनॉल, ये आंतों में घाव करती है। और आंतों का घाव अगर बढ़ गया आपका, आप जल्दी उसे ठीक नहीं कर पाए, तो वो अल्सर में बदलता है। अल्सर से फिर पेप्टिक अल्सर होता है और पेप्टिक अल्सर से आगे की एकमात्र स्टेज है वो कैंसर, और कैंसर के बाद फिर मौत। हमारे भारत के बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जिनको आंतों का कैंसर होता है, जिनको पेट का कैंसर होता है, ऐसे 99% मरीज वो हैं जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन खा के मर रहे हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन खा के कैंसर से मर रहे हैं। बहुत खतरनाक है। ऐसे ही कुछ दवाएं हैं जिनको हम एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन कहते हैं। हृदय के रोगों के लिए जो दवाएं दी जाती है, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन, ये सभी दुष्परिणाम करती हैं खून पर। आपके हृदय रोग को नियंत्रित करने के लिए जो दवाएं खिलाई जाती हैं वो खून को पतला करती है, और खून जब जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है तो थोड़ी सी भी चोट आपको लगेगी तो इतना खून निकलेगा आपके शरीर से कि आपकी खून निकलने से मौत हो सकती है। हर साल भारत में लाखों लोग मर जाते हैं।
अक्सर आपने अखबारों में और टेलीविजन पर एक खबर ये सुनी होगी कि एक्सीडेंट हुआ और मरीज को अस्पताल ले जाते उसका शरीर छूट गया, माने मर गया। अस्पताल ले जाते कोई कैसे मरता है? वो ऐसे मरता है कि उसको इतना खून निकल चुका होता है कि अस्पताल पहुंचते समय वो मरा हुआ होता है। अब इतना खून कैसे निकल गया किसी का? वो ऐसे निकल गया कि उस व्यक्ति का खून बहुत पतला हुआ। एक्सीडेंट हुई, उसमें खून निकला, पतला है ज्यादा खून, तो वो जमता नहीं है और वो निकलता ही रहता है और इसमें मौत होती है। आप जानते हैं खून को ज्यादा पतला होना बहुत खतरनाक है और वो इतना खतरनाक है कि जरा सी देर में मौत हो जाए। हमारे देश में कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन ऐसी ही है जो खून को पतला करके लोगों को मारता है। हर साल भारत में 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं और हर साल करीब 3.5 से 4 लाख लोग मरते हैं और ज्यादातर जो लोग मरते हैं वो खून के पतला होने के कारण मरते हैं। आपको एक बात मालूम है, ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिसमें खून निकलना अगर शुरू हो तो वो तुरंत अपने आप रुकता है। हमारे खून का बाहर की ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ जैसे ही संपर्क आता है, ब्लड का अपने आप क्लॉटिंग शुरू होता है, खून रुक जाता है। लेकिन जिनका खून जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है उनको क्लॉटिंग नहीं हो पाती और वो खून निकलने से मर जाते हैं। और उन बेचारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका कारण वो दवाएं हैं जो वो खा रहे थे कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन के लिए। ऐसी हम 84,000 दवाएं खाते हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं खाता। जो दवाएं अमेरिका में बंद हैं, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में, वो हमें खिलाई जाए और इनके कारण और ज्यादा हम गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं। कई ऐसी दवाएं हैं अंग्रेजी एलोपैथी की जो आपको अल्सर करती हैं, एसिडिटी करती हैं, हाइपर एसिडिटी करती हैं और आप पेट की जलन से परेशान रहते हैं। बहुत सारी दवाएं हैं जो आपको गले में जलन करती हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आपके होंठ सूख जाते हैं, आपके शरीर की नमी खत्म हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। ऐसी बहुत दवाएं हैं। इन सब दवाओं के दुष्परिणाम होते हैं और दुर्भाग्य हम सबका ये है कि डॉक्टर्स को ये सब मालूम होता है लेकिन वो हमें बताते हैं। उनका ये लालच रहता है कि अगर आपको ये सारे दुष्परिणाम पता चल गए तो आप वो दवा ही नहीं खाओगे, तो उनका अपना बिजनेस है, वो परेशानी में आ जाए। मैं बहुत बार भारत सरकार के मंत्रियों से ये कहता हूँ कि जब कोई दवा अमेरिका में बंद हो चुकी है, कनाडा में बंद है, यूरोप के देशों में बंद है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसे बंद करने का आदेश दे रखा है, तो आप उस दवा को भारत में क्यों बंद नहीं करते? तो इसका गोल गोल जवाब देते हैं। लेकिन इसका सही जवाब ये होता है कि दवा बेचने वाली और दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमारे नेताओं को बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत देती है, घूस, रिश्वत और भ्रष्टाचार हमारे देश के हर विभाग में है। ये चिकित्सा का जो विभाग है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जो हमारे देश का विभाग है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। वैसे तो सभी विभाग भ्रष्ट हैं लेकिन ये बहुत भ्रष्ट है। इसमें क्या होता है कि दवा बनाने के लिए कोई कंपनी अमेरिका से भारत आ जाती है और वो ऐसी दवा बनाने का लाइसेंस भारत सरकार से ले लेती है जो दवा बनाने का लाइसेंस उसे अमेरिका में भी नहीं मिलता। मैं आपको एक पूरा उदाहरण से बात समझाऊंगा। हमारे भारत में एक अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये अमेरिकन कंपनी है। ये भारत में सबसे ज्यादा वो दवा बेचती है जो दवा अमेरिका में न बनाई जाती है न बेची जाती है। उस दवा का नाम है विक्स। विक्स नाम की दवा आप बाजार से खरीदते हैं। इस दवा को अमेरिका में बनाना और इसको बेचना दोनों जुर्म है।
अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर किसी मरीज को विक्स का प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो उस डॉक्टर को 14 साल की जेल हो जाती है, उसकी डिग्री छीन ली जाती है। कारण आप पूछोगे क्यों? विक्स जो है जहर है, इसे हम बार बार नाक में लगाते हैं सर्दी जुकाम के हिसाब से। आपको मालूम नहीं है ये विक्स आपको दमा कर सकती है, अस्थमा कर सकती है, ब्रोंकियल अस्थमा आपको हो सकता है विक्स बार बार लगाने से। इसलिए दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस विक्स को जहर घोषित किया है। जो जहर है विक्स वो भारत में सबसे ज्यादा बिकता है। आप रायगढ़ में किसी केमिस्ट की दुकान पर सवेरे से शाम तक खड़े होकर ये देखिए कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा बिक रही है, तो वो एक ही दवा है, विक्स। जो दवा अमेरिका में नहीं बिक सकती वो भारत में हाईएस्ट सेलिंग मेडिसिन है, सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा। कारण क्या है? हमारे देश की सरकार ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को लाइसेंस दे रखा है विक्स बनाने का, और वो धड़ल्ले से बना रही है। टेलीविजन पे रोज उसका विज्ञापन आता है, जबकि कानून के हिसाब से किसी दवा का विज्ञापन टेलीविजन में नहीं दिया जा सकता। ये कानून है। हमारे भारत में भी ये कानून है, अमेरिका में तो है ही ये कानून। सैकड़ों बार आता है और सरकार कुछ करती नहीं, क्योंकि वो सरकार ही है जो उसको लाइसेंस दे के बैठी है। और ये कैसे होता है? ये पैसे की ताकत से होता है, रिश्वत से होता है, घूसखोरी से होता है। टेलीविजन में आपको बताया जाता है कि खांसी हो गई है तो विक्स की गोली लो, गले की खिचखिच दूर करो। ये अपराध है बोलना टेलीविजन पे, क्राइम है। कानून के हिसाब से ये क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है, कारण उसका घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। और वो दवा हम खरीद रहे हैं। और ये दवा भी हम जब खरीदते हैं ना, विक्स तो कितनी महंगी मिलती है। 25 ग्राम विक्स 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की है, 100 ग्राम 160 की है, 1 किलो 1600 रुपए की है। अब 1600 रुपए किलो विक्स हम नाक में लगा रहे हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खा रहे, 200 रुपए किलो काजू नहीं खा रहे, 300 रुपए किलो गाय का घी नहीं खा सकते, 1600 रुपए किलो की विक्स लगा लेते। आपको मालूम है ये विक्स बनती किससे है? ये बनती है पेट्रोलियम जेली से। और पेट्रोलियम जेली अगर बाजार से आप खरीदो तो 60-70 रुपए किलो में सबसे अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। घटिया क्वालिटी की पेट्रोलियम जेली खरीदो 15, 20, 25 रुपए किलो में मिल जाती है। तो जो दवा 50-60 रुपए किलो में बाजार में मिल रही है पेट्रोलियम जेली, उसको एक अमेरिकन कंपनी 1600 रुपए किलो में बेच रही है। ऐसी लूट मचा रखी है इस देश में। अगर आप गणित का हिसाब निकालेंगे तो विक्स की बिक्री में इस प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को 20,000% से ज्यादा का मुनाफा है। और ये मुनाफा आपकी जेब से लूटा जा रहा है। और सरकार इस घोटाले में शामिल है। सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, आंखें बंद कर रखी है, कंपनी लूट रही है पूरे देश को। और दवा ऐसी बेची जा रही है जो कहीं नहीं बिकती पूरी दुनिया में। हम सब लोग विदेश प्रवास पे जाते रहते हैं और कई बार वहाँ के डॉक्टर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों से बातें करते हैं, तो वो हैरानी से हमसे ये पूछते हैं कि भारत में ये कैसे संभव होता है कि एक पॉइजन मेडिसिन को बेचा जाता है, एक जहर दवा को बेचा जा सकता है भारत में। ये हमारे यहाँ होता है। और एक उदाहरण देता हूँ, एक विदेशी कंपनी हमारे यहाँ एक दवा बनाती है और बेचती है, उसका नाम है आयोडेक्स। आपने इसका विज्ञापन सुना होगा, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। ये आयोडेक्स नाम की दवा
हर चोट और मोच के लिए आपको कहा जाता है कि आप इस्तेमाल करो। दुनिया में कोई देश नहीं है जो इसका इस्तेमाल करता है, आयोडेक्स का। अमेरिका, कनाडा जैसे सब देशों में ये बंद है, 20 साल पहले बंद है, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। फालतू में ऐसी दवाएं हमारे यहाँ बहुत मिलती हैं। और एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए बेबी फूड और बेबी पाउडर्स बेचे जाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बेचता, कहीं नहीं बिकते। हमारे देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेबी पाउडर के नाम पर बहुत सारे ब्रांड हैं, सेरेलक है, नेस्टम है, लैक्टोजन है। ये दुनिया में कहीं नहीं बिकते। अगर आप अमेरिका जाएंगे किसी दुकान में नहीं मिलेगा ये आपको, यूरोप में भी नहीं मिलेगा। अमेरिका, यूरोप में तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग्स लगाए जाते हैं और उन पर लोगों को समझाने के लिए लिखा जाता है बेबी पाउडर नॉट बेबी किलर। वो कहते हैं कि ये बेबी पाउडर नहीं है, बच्चों को मार डाले ऐसी चीज। अमेरिका, यूरोप में कोई अपने बच्चों को ये नहीं देता, नेस्टम, सेरेलक, लैक्टोजन, लेकिन भारत में पता नहीं कितने परिवारों में बच्चों को ये खिलाया जा रहा है। पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे भी खराब हो रहे हैं। तो ऐसा हमारे देश में ये बहुत बड़ा घटाटोप है, घोटालेबाजी, रिश्वतखोरी में पूरा चिकित्सा व्यवस्था डूबी हुई है हमारी। और इस चिकित्सा व्यवस्था का एक कड़वा सच है, और मैं पहले से आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन जरूर वो कड़वा सच ये है कि ये जितनी बेकार की दवाएं हैं, फालतू की दवाएं, इरेशनल, इररेलीवेंट मेडिसिन, जहरीली दवाएं, इन सबको डॉक्टर्स आपको लिखते हैं एक ही लालच में कि उनको कमीशन मिलता है इन दवाओं को बिकवाने में। हमारे भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैं मिलता रहता हूँ, उनकी जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप है वो मैं इकट्ठी करता रहता हूँ। हमारे पतंजलि योग पीठ में आप जानते हैं कि हर दिन करीब 2-2.5 हजार मरीज आते हैं, और उनमें से ज्यादा मरीज ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी एलोपैथी के चक्कर में सब बर्बाद करा चुके हैं। किडनी खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया, दमा हो गया, अस्थमा हो गया, अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, अंत में आते हैं हमारे यहाँ। तो पहले कहाँ कहाँ इलाज कराया हम उनसे पूछते हैं, तो उनके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में देखता हूँ। तो डॉक्टर्स की लिखी हुई ऐसी ऐसी दवाएं देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ, जिन दवाओं को कोई भी ईमानदार और संवेदनशील डॉक्टर अपने को नहीं खिला सकता, अपने घर परिवार के लोगों को नहीं दे सकता, वो दवाएं डॉक्टर मरीजों को लिखता रहता है। और जब वो स्लिप लेके हम डॉक्टर्स को मिलते हैं और कहते हैं कि आपने ये दवा कैसे लिख दी इस मरीज को, क्योंकि इस दवा के तो 100 से ज्यादा दुष्परिणाम है, दुनिया के इतने देशों में ये बैन है, आपने कैसे लिखा इसको, तो वो डॉक्टर्स जो है ना मुस्कुरा के रह जाते हैं। और जो थोड़े हमारे नजदीकी हैं वो कहते हैं क्या बताएं भाई, कमीशन मिलता है इसमें। और कमीशन थोड़ा बहुत नहीं मिलता, 40% तक मिलता है। आपको शायद ये बात मालूम है या नहीं कि अगर आप किसी केमिस्ट की दुकान से 1000 रुपए की दवाएं खरीद रहे हैं, किसी डॉक्टर की स्लिप पर लिखी हुई, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पर लिखी हुई, तो उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास जाएगा। ये सारे केमिस्ट जो है ना डॉक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, कमीशन खोरी। वो दवा बेचेंगे, मुनाफा आएगा, उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। और ये काम और बड़े पैमाने पर होता है जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी दवाएं डॉक्टर से लिखवाने के लिए कमीशन देती हैं। कैसे कमीशन देती हैं? बहुत सारी कंपनियां डॉक्टर्स को कार देती हैं, गिफ्ट में कार दे देती है, टेलीविजन दे देती है, मोटरसाइकिल दे देती हैं, घर में एसी लगवा देते हैं। कई कई कंपनियां तो डॉक्टर्स के परिवारी लोगों को स्विट्जरलैंड घूमने का टिकट दे देती हैं, हांगकांग, सिंगापुर का टिकट दे देते हैं, कहते हैं जाओ खरीदी करके आओ। अब वो डॉक्टर जब कंपनी से कार पा जाएगा
स्कूटर मोटरसाइकिल लेगा, उनकी बहुत सारी सुविधाएं लेगा, तो वो तो उनका जल खरीद गुलाम हो गया। अब तो कई कंपनियों ने इतने खराब तरीके निकाले हैं इस रिश्वतखोरी के कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके बेटे बेटियों की पढ़ाई का खर्च दवा कंपनी देती है, डॉक्टर्स के टेलीफोन का खर्च दवा कंपनी भरती है, डॉक्टर्स की गाड़ी में डीजल पेट्रोल का खर्च दवा कंपनी देती है। तो वो डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जिसको कंपनी कहती है, और कंपनी वो दवाएं लिखवाती है जिसमें मुनाफा बहुत हो, और मुनाफा उन्हीं दवाओं में है जो सबसे खराब और रद्दी दवाएं। ये सारा रैकेट ऐसे चलता है। तो इस चक्कर में आप जो दवाएं खा रहे हैं, आप नहीं जानते कि उन्हीं दवाओं से आप और ज्यादा बीमार होते चले जा रहे हैं। आप नहीं जानते कि कितनी ऐसी दवाएं हैं जो आपके घुटने के दर्द के लिए जिम्मेदार है। जितनी एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन है, ये सब घुटनों का दर्द करती है। आपको गठिया होगा, संधिवात होगा, अर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा, ये सब होता है। कितनी ऐसी दवाएं हैं जो आपको मोटापा लाती है। तो इसलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करने आया, विनती करने आया कि आप बीमारी से नहीं, बेईमान डॉक्टरों से बचो। आप बीमारी से नहीं, ये बेकार की फालतू एलोपैथिक दवाओं से। ये दवाएं बहुत खतरनाक हैं। आपको मालूम है, अमेरिका जैसे देश में अभी जो ज्यादा ईमानदार और संवेदनशील डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक समूह बनाया है और अपने मरीजों को वो कहते हैं कि ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, बिना दवाओं के इलाज करवाओ अपना। अमेरिका में अब ये अभियान शुरू हो गया है, कनाडा में ये अभियान शुरू हो गया। यूरोप के देशों में जो सेंसिटिव और इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं, वो भी यही काम में लग गए हैं। ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, बिना दवा के इलाज करना बीमारियों का। आप पूछेंगे वो डॉक्टर कैसे करते हैं ये सारा काम, बिना दवा के बीमारियों का इलाज? आपको खुशी होगी, आनंद होगा कि ये सारा अभियान वो योग और प्राणायाम की ताकत पे चला है। अमेरिका, यूरोप में ऐसे सैकड़ों डॉक्टर्स हैं जो अपने मरीजों को प्राणायाम करा रहे हैं, योग करा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप में ऐसे सैकड़ों हजारों डॉक्टर हैं जो अपने मरीजों को आयुर्वेद की दवाएं दे रहे हैं, और सिर्फ एक ही कारण से कि अंग्रेजी एलोपैथिक दवाओं ने बर्बाद कर दिया है लोगों को। शरीर बर्बाद हुआ है, पैसे बहुत बर्बाद हुए। तो जब अमेरिका, यूरोप में योग प्राणायाम चालू हो गया है, तो भारत में क्यों नहीं करना? इसलिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत के एक एक गांव के हर व्यक्ति को योग प्राणायाम सिखाने का संकल्प लिया है, और इसी के लिए ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया। आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा आनंद आएगा, आपको खुशी होगी। अमेरिका में हर रविवार के दिन सारे बड़े शहरों में कोई भी खाली जगह नहीं है जहां पर प्राणायाम और योग ना होता हो। जैसे ये रायगढ़ का रामलीला मैदान है, ऐसे अमेरिका में जगह जगह मैदान है, पब्लिक पार्क्स कहते हैं उनको। हर रविवार के दिन लोग भरे रहते हैं उन पब्लिक पार्क्स में, प्राणायाम करने के लिए इकट्ठे होते हैं, योग करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और अब अमेरिका में ये हालत हो गई है कि रविवार वाले दिन ज्यादा लोग योग और प्राणायाम करने जाते हैं, चर्च में पूजा करने नहीं आते। तो अमेरिका के चर्च में आने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो चर्च के जो पादरी है ना, वो अब बहुत परेशान होने लगे और उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया है कि लोग चर्च में नहीं आते, सब प्राणायाम करने चले जाते। तो अभी अमेरिका के पादरियों ने आपस में मिलकर एक बयान जारी किया और ये कहा है कि जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके शरीर में शैतान आ जाता है। ये कहा है। तो
तो अमेरिका के जिन पादरियों ने ये बयान जारी किया कि जो प्राणायाम करते हैं उनके शरीर में शैतान आ जाता है, उन पादरियों के समूह का जो मुख्य पादरी है उसको अमेरिका के एक टेलीविजन चैनल पर बुलाया गया और उससे पूछा गया कि भाई कोई अगर प्राणायाम करता है, योगासन करता है तो उसका शरीर तो पवित्र होता है और अच्छा होता है, आप बोलते हो इसमें शैतान आ जाता है, ये कैसे? तो उसने गुस्से में कहा कि ये सब लोग हमारे चर्च में तो आते नहीं है, चर्च तो खाली हो गए हैं और सब पार्क में प्राणायाम कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, हमारे चर्च की इज्जत कम हो रही है, सम्मान कम हो रहा है। तो इसका मतलब उनका धर्म खतरे में पड़ गया है। योग प्राणायाम की ताकत इतनी बड़ी। जब अमेरिका में ऐसा हो रहा है, यूरोप में ऐसा हो रहा है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि योग प्राणायाम तो भारत की विद्या है। परम पूजनीय महर्षि पतंजलि ने इसको भारत से प्रारंभ किया, सारी दुनिया में इस विद्या को भारत ने फैलाया। तो भारत में योग प्राणायाम क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? जब अमेरिका में बढ़ता है, यूरोप में बढ़ता है, तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इसलिए हम गांव-गांव जाते हैं, हर एक व्यक्ति को प्राणायाम कराते हैं, योगासन सिखाते हैं और उसको आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। तो आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप भी योग प्राणायाम करें अपनी हर बीमारी के इलाज के लिए। और मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता के साथ ये कह रहा हूँ कि एक भी बीमारी आपकी एलोपैथी दवाओं से ठीक नहीं होगी। सामान्य बीमारियां ठीक नहीं हो पाती एलोपैथी में, तो गंभीर बीमारी तो कभी नहीं होती। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए, आप कुछ मत करो, बस गर्म पानी पीते रहो, 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन कोई एलोपैथी दवा अगर आपने खाई तो वो 10 से 15 दिन तक ठीक नहीं होगा, वही जुकाम। ये हाल है एलोपैथी का। तो आप ज्यादा फालतू एलोपैथी दवाएं ना खाएं, ये हमारा आपको संदेश है। और आप अपने जीवन में योग प्राणायाम का अपने जीवन में उपयोग करें, हर बीमारी का समाधान आपको वहां मिलेगा। तब आप ये कह सकते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है कौन सी दवाएं हैं आयुर्वेद में जो हमारी बीमारी को ठीक कर सकती हैं, प्राणायाम कौन कौन से हैं जो हमारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ दवाएं बताना चाहता हूं जो आयुर्वेद में बहुत अच्छी मानी जाती हैं और हमारे घर की रसोई में आराम से वो दवाएं मिल जाती हैं। हमारे जो घर की रसोई है वो दवाओं का सबसे बड़ा भंडार है। तो रसोई घर में जितनी दवाएं हैं और बहुत अच्छी हैं और आयुर्वेद में हजारों वर्षों से इस्तेमाल हो रही हैं, ऐसी कुछ दवाएं मैं आपको बताऊंगा। आपके पास अगर कागज है, कोई डायरी है, नोटबुक है तो आप जरूर लिख लीजिए और ये दवाएं आपके बहुत काम आएंगी। हमारे जो योग शिक्षक बैठे हैं वो तो जरूर लिखें, क्योंकि हर दिन वो योग कक्षा में जाते हैं और हर दिन उनको इन दवाओं के बारे में लोगों से बात करने में आसानी हो जाएगी। ऐसी क्या क्या दवाएं हैं हमारे घर में और योग प्राणायाम में कौन सी विधियां हैं जिनसे हम हमारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूं डायबिटीज से, शुगर की बीमारी जो बहुत तेजी से बढ़ रही है इस देश में। 5 करोड़ 70 लाख भारतवासियों को शुगर हो चुकी है, डायबिटीज हो चुकी है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ को होने वाली है। माने 8 करोड़ 70 लाख भारतवासी थोड़े दिन बाद इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। और ये बीमारी जो है ना साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर का माने आपको चुपचाप मार डाले, ऐसी बीमारी। अगर आपको डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, तो कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, कभी भी दोनों गुर्दे खराब हो सकते हैं, लीवर खराब हो सकता है। और अगर डायबिटीज आ गई है तो नपुंसकता तो कभी भी आ जाएगी।
आंखों की रोशनी आपकी कभी भी चली जाएगी। बहुत खतरनाक है ये डायबिटीज, इसलिए इसके बारे में गंभीरता से आप इलाज करिए। इलाज क्या करना है? सबसे पहले आपको 5 मिनट हर दिन करना है भस्त्रिका प्राणायाम। सवेरे खाली पेट 5 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है जरूर, जो डायबिटीज के मरीज हैं। और आधा घंटे के लिए करना है कपालभाति प्राणायाम, और आधा घंटे के लिए करना है अनुलोम विलोम। तो 5 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटे कपालभाति, आधा घंटे अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम हर दिन करने हैं। भस्त्रिका कैसे होता है आप जानते हैं। आराम से आप बैठे हुए हैं और आपके हाथ की पहली उंगली को अंगूठे के साथ स्पर्श कराइए। ये ध्यान मुद्रा होती है, इस मुद्रा में बैठ जाइए। हाथ आपके दोनों घुटनों पर होंगे और आराम से बैठकर धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। लंबी सांस भरिए और लंबी सांस छोड़िए। जितनी धीमे सांस आप लेंगे और जितनी धीमे सांस छोड़ेंगे उतना ही ये प्राणायाम अच्छा होगा। जितनी गहरी सांस लेंगे, जितनी गहरी सांस छोड़ेंगे उतना ही ये प्राणायाम अच्छा होगा। मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए और ये 5 मिनट लगातार करना। इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम करना है आपको, वो है कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है, झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना, झटके से, फोर्स के साथ। और जब आप श्वास को बाहर निकालेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये है कपालभाति। हर दिन आपको आधा घंटे करना है। तीसरा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है, दाहिनी नाक जो है ना वो बंद करके बाई नाक से पूरी सांस निकालनी है और फिर बाई नाक से सांस भर के उसको दाहिनी नाक से निकालना है। फिर दाहिनी नाक से सांस भर के बाई से निकालना, फिर बाई से सांस भर के दाई नाक से निकालना। बस इसी तरह से आप इसको दोहराते रहें। ये है अनुलोम विलोम। तो आधा घंटे आप अनुलोम विलोम करें, आधा घंटे कपालभाति करें और 5 मिनट करें भस्त्रिका। ये 3 प्राणायाम अगर आप नियमित करेंगे तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गारंटी के साथ ठीक हो जाएगी और लगभग 1.5 से 2 महीने में ही ठीक हो जाएगी। हमने देखा है कि नियमित रूप से हर दिन 1 घंटे जिसने भी प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, सभी की डायबिटीज 1.5-2 महीने में ही ठीक होती है। कितनी बढ़िया डायबिटीज की ये ठीक करने की प्रक्रिया है, कितना अच्छा ट्रीटमेंट। पैसा कोई खर्च नहीं हो रहा है, शरीर को कोई दुष्परिणाम नहीं हो रहा है। आप रोज अपने घर में ये कर सकते हैं। करोड़पति आदमी भी ये कर सकता है और रोगपति भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, महलों में रहने वाला भी कर सकता है, झोपड़ी में रहने वाला भी कर सकता है। तो आप ये प्राणायाम करें। और आयुर्वेद की एक दवा, आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, वो आप डायबिटीज में इस्तेमाल करें। ये दवा आप घर में ही बना सकते हैं। वैसे तो डायबिटीज की दवा हमारे पतंजलि चिकित्सालय में भी मिलती है, मधुनाशिनी बटी कहते हैं, आप वो चाहें तो ले सकते हैं और या चाहें तो घर में ही आप दवा बना लीजिए डायबिटीज के। जो घर में आप दवा बनाएंगे वो कैसे बनेगी, 100 ग्राम लीजिए मेथी का दाना और इस 100 ग्राम मेथी दाने को धूप में सुखाइए
और 2-3 दिन जब आप इसको धूप में सुखा देंगे तो इसको पत्थर में पीस लीजिए, पाउडर बन जाएगा। तो 100 ग्राम मेथी दाने का पाउडर ले लीजिए। फिर एक दूसरी दवा है, 100 ग्राम लीजिए तेज पत्ता। तेज पत्ता हमारे घर में है, आप इसको धूप में सुखा लीजिए, पत्थर में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। तो 100 ग्राम तेज पत्ता। और तीसरी दवा है 150 ग्राम जामुन की गुठली। जामुन का फल आता है, उसे आप खाते हैं, उसकी गुठली को मत फेंकिए। जामुन का बीज, जामुन की गुठली, तो जामुन को खाइए और उसका जो बीज है उसको धूप में सुखा लीजिए और उसको सुखाकर पाउडर बना लीजिए 150 ग्राम जामुन के बीज का पाउडर। और चौथी दवा है बेलपत्र। शंकर भगवान को जो आप बेलपत्र चढ़ाते हैं वो 250 ग्राम तोड़िए और उसको धूप में सुखाकर उसको पीसकर उसका भी पाउडर बना लीजिए। अब ये 4 दवाएं आपके पास हैं। 250 ग्राम बेलपत्र के पत्ते को पीसकर पाउडर बना लिया, 150 ग्राम जामुन की बीज को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लिया, 100 ग्राम मेथी दाने को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लिया और 100 ग्राम तेज पत्ते को पीसकर सुखाकर पाउडर बना लिया। ये चारों को पीसकर आपस में मिला दीजिए और एक कांच की शीशी में इसको भर के रखिए। बस यही दवा है डायबिटीज की। अब इसको खाएंगे कैसे? 1 चम्मच पाउडर सुबह लेना है गर्म पानी के साथ, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले, और 1 चम्मच पाउडर शाम को लेना है खाना खाने से 1 घंटे पहले। तो सुबह शाम 1-1 चम्मच पाउडर लेते जाइए और गर्म पानी से लेना। और इसको 1.5-2 महीने अगर आपने ले लिया तो ये आपके डायबिटीज को बिल्कुल ठीक कर देगा, शुगर एकदम आपकी ठीक हो जाएगी। आप जान लीजिए एलोपैथी में डायबिटीज को ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में योग प्राणायाम में गारंटी से डायबिटीज ठीक होता है और लाखों लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ है पिछले 10 वर्षों में और वो अभी अपना जीवन सामान्य रूप से बिता रहे हैं। मेरी आपको ये प्रार्थना है कि जो मैंने आपको बताया ये आप उन सभी को बताइए जिनको शुगर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज उनको हो गया, क्योंकि 5,70,00,000 भारतवासियों को इसकी जरूरत है और वो अगर इससे अपना जीवन सुखी बना पाएंगे तो इस पुण्य का लाभ आपको भी मिलेगा। तो आप अगर खुद डायबिटिक हैं तो अपना इस्तेमाल करें और कोई आपके परिचित मित्र हैं उनको भी बताएं। इस पूरे चिकित्सा को करते समय बस एक ही सावधानी आप रखिए, चीनी मत खाइए, चीनी खाना बंद कर दीजिए। डायबिटीज का इलाज करते समय आप ये आयुर्वेद की जो औषधि खाएंगे इसमें आप चीनी मत खाइए, बस इतना ही सावधानी रखिए। आप बोलेंगे चीनी में क्या समस्या है? चीनी ही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब से भारत में चीनी आई तभी से ये डायबिटीज आई। आपको मालूम है भारत ने शुरू कराई थी इसका उत्पादन। अंग्रेजों के पहले भारत में कोई चीनी खाता नहीं था, चीनी कोई बनाता भी नहीं था। हम सब भारतवासी गुड़ खाते थे, बूरा खाते थे, खांड खाते थे, चीनी कोई नहीं खाता था। एक भी दुनिया की अच्छी चीज चीनी में नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे शरीर के लिए काम आने वाले कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। चीनी में एक भी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, जिनको अंग्रेजी में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो एक भी चीनी में नहीं है। चीनी में कैल्शियम नहीं है,
चीनी में आयरन नहीं है, चीनी में पोटेशियम नहीं है, चीनी में सोडियम नहीं है, चीनी में कुछ नहीं है, न मैग्नीशियम है न मैग्नीज है। एक भी चीज जो शरीर के काम आती है वो चीनी में नहीं है। चीनी में ना प्रोटीन है, चीनी में ना विटामिन है, चीनी में ना कोई मिनरल है, ना उसमें विटामिन है, ना प्रोटीन है, ना मिनरल है, कुछ है ही नहीं उसमें। खाली उसमें मीठापन है और कुछ नहीं। और दुर्भाग्य से चीनी का जो मीठापन है वो आपके शरीर के काम का नहीं है। ये जो चीनी का मीठापन है ना, इसको विज्ञान और तकनीकी की परिभाषा में सुक्रोज कहते हैं। ये जो सुक्रोज है ये शरीर को हजम नहीं हो पाता। तो चीनी जो खाते हैं इसका मीठापन आपके शरीर में हजम नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, आप जो चीनी खाते हैं उसका मीठापन आपके खून को गाढ़ा बनाता रहता है, और खून जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो 103 खतरनाक बीमारियां आपको आएंगी। आपका मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज शुगर तो होने ही वाली है। थोड़े दिन में घुटनों का दर्द आएगा, कमर का दर्द आएगा, कंधे का दर्द आएगा। बहुत ज्यादा दिन तक अगर आप ये झेलते रहे तो किडनी खराब होगी, लीवर डैमेज होगा। 103 खतरनाक बीमारियां आती हैं चीनी के कारण। इसलिए चीनी तो बंद ही करना है आपको। जो डायबिटीज के मरीज हैं वो तो तुरंत बंद कर दें, और जो स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं वो भी चीनी खाना बंद करें। फिर आप बोलेंगे जी क्या खाएं, गुड़ खाओ ना गुड़। देखो आप सीधी सी बात समझ लो, एक मीठापन ऐसा है जो भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, और एक मीठापन ऐसा है जो आदमी ने बनाया। ये चीनी वो है जो आदमी बनाता है, और ये गुड़ का मीठापन है जो भगवान ने बनाया। गुड़ कहाँ से आया? गन्ने के रस में से आया। अब गन्ना तो भगवान ने बनाया, उसमें रस भगवान ने दिया, और गुड़ में क्या होता है, गरम करते हुए गन्ने का रस गुड़ बन जाता है। हम उसमें कुछ नहीं मिलाते, बस थोड़ा गुड़ को साफ रखने के लिए गन्ने के रस में दूध मिला दिया जाता है, दूध जो आप पीते हैं। या भिंडी होती है ना, भिंडी का रस मिला देते हैं। तो गुड़ बनाना माने वही जो ईश्वर ने दिया, आप उसी को खा रहे हैं। चीनी जो है ना ये बहुत खतरनाक है। ये बनती तो गन्ने के ही रस से है, लेकिन इसमें जितने केमिकल्स डालने पड़ते हैं वो सब शैतान के बनाए हुए हैं। शैतान माने आपको मालूम है बिना सल्फर के चीनी नहीं बनती। सल्फर दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है जो शैतान ने बनाया है। पता है ये सल्फर किस लिए बनाया? ये बनाया गया बम और पटाखों के लिए। ये दिवाली पर हमारे घरों के बच्चे जो पटाखे चलाते हैं, इन सभी पटाखों में सल्फर ही होता है, गंधक जिसको हम कहते हैं। गंधक के मसाले से सारे पटाखे और बम बनते हैं, उसी गंधक के मसाले से चीनी बनती है। और अगर आप चीनी खा रहे हैं तो समझ लो बम पटाखों का मसाला खा रहे हैं। अब ये आप खाओगे, चीनी के साथ सल्फर जाएगा पेट में और ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा खून में, और आपको सैकड़ों तकलीफ करेगा। इसलिए इसे ना खाओ तो अच्छा है। और एक सबसे बड़ा कारण है चीनी नहीं खाने का कि ये चीनी बनती है चीनी मिलों में, शुगर मिल, और सारी भारत की शुगर मिल भारत के सबसे बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की। भारत की राजनीति में जो सबसे ज्यादा बेईमान, हरामी और लालची नेता हैं, उन्हीं की चीनी मिलें हैं पूरे देश में। आप अगर घूमो पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा चीनी मिले महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बेईमान और हरामी नेता उनके मालिक हैं चीनी मिल। फिर कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में सारे बेईमान नेताओं की राजनीति चीनी मिलों से चलती है।
इसका मतलब है कि जब भी आप चीनी खरीदोगे तो उसका पैसा किसी न किसी बेईमान और भ्रष्ट नेता की जेब में ही जाएगा। इसका माने आप चीनी खरीदकर बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की ताकत बढ़ा रहे हैं। और फिर आप भ्रष्टाचार खत्म कैसे करोगे इस देश में? इसलिए ये चीनी खाना तुरंत बंद कर दो। फिर क्या खाओ? गुड़ खाओ। गुड़ बनाते हैं हमारे देश के गरीब किसान। अगर आप गुड़ खा रहे हो तो आपका पैसा किसी न